अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कराची की सूरत हाल के ऊपर, जहां पर ना बिजली है और ना ही पानी। तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है कराची के अवाम को। इसके साथ साथ जो कराची के बासी हैं उनका सबर भी जवाब दे चुका है और उन्होंने एहतजाज किया। और इस एहतजाज के ऊपर अगर हम बात करें तो जो मुजाहिरीन जब एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज किया और शेलिंग भी देखने में सामने आई है। गुज़िश्ता रोज जारी एहतजाज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार अवाम को क्या एहतजाज करने का हक नहीं है? क्योंकि जहां पर नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर अवाम का हक है कि वो एहतजाज करे। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो कराची में इक्तदार में है, वही इक्तदार में भी हैं और विफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पा रहे। तो कराची के अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल कौन निकालेगा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें दरार की खबरें सामने आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है इस पर बात करेंगे। क्योंकि इत्तेहादी इस वक्त हम देख रहे हैं नाराज नजर आए। JUF की बात की जाए वो नाराज नजर आ रही है, MQM की बात की जाए वो सख्त नाराज नजर आ रही है क्योंकि मुआहदों पर अमल नहीं हो रहा है। और तो और जो इत्तेहादियों की वजीर आजम से जो मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन आपको बताएंगे जो बाप है और जो MQM है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं या नहीं हुआ। और इसके साथ साथ रुबा केस में विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के खिलाफ JUIF हुकूमत से सख्त नाराज है। JUIF के रहनुमा और वफाकी वजीर असद महमूद ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हुकूमत से वजाहत भी मांगी है, इस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये जो चैलेंज जो अपील दायर की गई उसको वापस भी लिया जाए। और उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे जो पंजाब की वजारत आला का मामला है उसके ऊपर। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे हो G7 ममालिक का रूस और चीन को सबक सिखाने का नया मंसूबा कौन सा सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त जर्मनी में जो होने वाला इजलास है उसके बाद आलमी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सियासत में बड़ी हलचल चल रही है। तो आलमी लेवल पर क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ नाजरीन मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन शबीर कायम खानी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम देने का। सर कहिएगा, अगर इस वक्त हम कराची की सूरत हाल की बात करें, वहां पर ना बिजली है ना गैस है, वहां पर तवील लोड शेडिंग जो है वो हम देख रहे हैं और अवाम ने वहां पर एहतजाज किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहां पर इक्तदार में है, अब MQM भी चूंकि विफाकी हुकूमत का हिस्सा है तो वो भी वहां पर मौजूद है। दोनों जमातें इस वक्त इक्तदार का हिस्सा है, लेकिन हल कोई भी नहीं निकाल रहा। PSP इस तमाम मामले को कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कराची के ये बुनियादी मसाइल हैं कि इस वक्त ना कराची में बिजली है ना गैस है, बल्कि पानी भी नहीं है। अब आप देखें कि कराची जो मैं अगर तफसील से बात करूं तो इतना वक्त नहीं होगा आपके पास, लेकिन कराची पाकिस्तान की शेरग है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं कराची में अपनी रोज़गार के सिलसिले में, और लोग यहाँ पर आबाद हैं कराची में। लेकिन कराची को जो बुनियादी सहूलतें हैं जो कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त अगर आप बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट तो अगर ये कहेगी कि हमें तो आए हुए सिर्फ अभी 2 माह हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट जो कर गए हैं 3.5 पौने 4 साल, उन्होंने क्या किया? जो आवाम को झूठे नारे लगाकर और आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वो उन्होंने वोट तो हासिल किए, लेकिन आवाम को मायूस किया। ख़ुसूसन कराची को हमेशा वो वज़ीर आज़म आते रहे और अपने झूठे ऐलान करते रहे, लेकिन उन्होंने कराची को देना भी नहीं दिया। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन कोई 14 साल से इस सूबे पर हुकूमत कर रही है। सूबे पे तो हुकूमत कर रही है। अब ये कहते हैं कराची हम सबका है, बिल्कुल कराची हम सबका है, कहते तो सब है कराची हम सबका है, कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची सबको पालता है, इस किस्म की बातें हम सुनते हैं। लेकिन कराची पे कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि कराची की आवाम का, क्योंकि कराची में कोई खुसूसन कोई एक तबके वाले लोग थोड़े रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, पूरे मुल्क से लोग आकर आबाद हुए हैं। ये मिनी पाकिस्तान है, तो फिर इसे मिनी पाकिस्तान समझा जाए ना। फिर कराची को जो उसका राइट है, उसका हक है, वो दिया जाए। कराची के अवाम को जो बुनियादी मसाइल हैं हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 साल से हुकूमत कर रही है सुबह में, लेकिन आप देखें कि कराची में ना पीने का पानी का मसला हल हो सका है ना लाइट। अब देखिए इस गर्मी में, इस शदीद गर्मी में जहाँ टेम्परेचर कहाँ है, तो कराची का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं गई हो? घंटों 20-20 घंटे, 22-22 घंटे आज दिन भर में टीवी पे देख रहा हूँ। बल्कि इवन जो डिफेंस के पोश इलाके हैं
जहाँ पर लाइन लॉसेस नहीं है, जहाँ पर कोई दूसरी कोई चोरी नहीं है, उसके बावजूद भी डिफेंस के एरिया में भी आज घंटों घंटों लाइट 8-8 घंटे लाइट नहीं है। लोग कहाँ जाएं? बच्चे, मासूम बच्चे प्यास से इस गर्मी से बिलख रहे हैं, बूढ़े हैं, आपने बुजुर्ग बहुत हैं, सारे बीमार मसाइल हैं। अभी गिनवा दिए हैं, हमने भी इंट्रो में बताया कि कराची में इस वक्त कौन कौन से मसाइल हैं। क्या वजह समझते हैं इतने मसाइल के बावजूद बार बार इतने बड़े पैमाने पर क्यों पीपल्स पार्टी जीत जाती है? क्या लोगों का इत्तेमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? क्या बल्दियाती इंतखाबात में इनका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं कर सकता? देखिए, इसकी वजह एक ऑनरशिप की है। देखो, पीपल्स पार्टी तो ऑनरशिप ऑन करती नहीं ना। अब मुझे अफसोस होता है, चलो वो लोग जो नाम पे दे रहे हैं, किसी के नाम पे नारे पे वोट दे रहे हैं, लेकिन सोचें, अब समझें कि 14 साल में आपको मिला क्या? सिंध के जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ तो कभी पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला ही नहीं। जो रूरल एरियाज हैं, जिनके वोटों के जरिए, जिनके मैंडेट के जरिए ये आकर इक़्तिदार पर काबिज हुए, 14 साल से काबिज हैं, इन्होंने तो उनके भी मसला हल नहीं किए। वो भी आज बेचारे, आप देखें कि बेरोजगारी वहाँ पर है, वहाँ पर कोई सेहत की सहूलतें नहीं है, कोई तालीम की सहूलतें नहीं है, ना वहाँ पर पीने का साफ पानी है, ना वहाँ पर भी घंटों घंटों बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये तमाम तरह मसाइल हैं। अब ये आवाम को सोचना है असल में पीपल्स पार्टी करती क्या है। पीपल्स पार्टी बैकडोर से, बेईमानी के जरिए इक़्तिदार हासिल करती है। इनके ब्यूरोक्रेसी में लोग इन्होंने बैठाए हुए हैं, उनके जरिए ये नक्शे लेकर बैठ जाते हैं और बैठकर अपने मनपसंद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हल्के बनाते हैं। ज़बान की बुनियाद के ऊपर, वोटों की बुनियाद के ऊपर, अपने लोगों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हुई हैं। अभी 2 रोज़ पहले सिंध में इलेक्शन हुए हैं। आप देखें, सिंध के 4 डिवीजन में इलेक्शन हुए हैं, मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, सक्खर। आप जाके देखें क्या सूरत हाल इन्होंने की है वहाँ पे। सबके सामने जिस तरह से इन्होंने रिगिंग की है, पुलिस का अमला, क्योंकि पुलिस इनके साथ है, पुलिस का अमला वहाँ पर धांधलियों में मुलविस है, डाकू उठाकर वहाँ पर बेल्ट बॉक्स लगे जा रहे हैं। पूरा अमला, रेवेन्यू का अमला इनके साथ मिला हुआ है। जो प्रेसिडेंट अफसर हैं उनको पहले बुलवा कर सबको हिदायत जारी कर देती है, उनको बुकें दे दी जाती हैं, रात को ठप्पे लग जाते हैं। तो इलेक्शन तो हुई नहीं ना। आज हमारे पार्टी के चेयरमैन, पार्टी के सरबराह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। तो अब बात ये है कि इन्होंने हल्के भी अपनी मर्जी के बनाए हुए हैं, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, पुलिस इनके पास है। तो ये पुलिस के जरिए, ब्यूरोक्रेसी के जरिए ये जीतती हैं, ये जीतते हैं। अगर ये मुनसिफाना, अब ये चाहिए बड़ों का, जो मुल्क के करतर धरता हैं, उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, वो खामोश ना रहे, वो देखें। क्या तुमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया? पूरा मुल्क खामोश होकर बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क का हाल किया, इस करप्शन की वजह से आज जो पानी जो नहीं मिल रहा है कराची की आवाम को, जो बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, जो आज घंटों घंटों लाइट, ये सबसे बड़ी इसकी करप्शन है। और करप्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलविस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर पे खर्च करे और ऐसी प्लानिंग करे। 14 साल आपका विजन ही नहीं है। आपका विजन है आप कमाएं, लूटें, और लूट कर इन्होंने पूरी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क की बुनियादों को इन्होंने हिला दिया है। एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम को भी बहुत सारे एतराजात हैं। हल्का बंदियों के हवाले से एतराजात हैं, वोटर लिस्ट के हवाले से, धांधली पर है, जो 21 निकाती मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद चुके नहीं हो रहा है, उस हवाले से एतराजात हैं। कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे एमक्यूएम के रहनुमाई, वो भी ये कहते हैं कि हमारी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। पीपल्स पार्टी जितने मुआहिदे हुए थे, पीपल्स पार्टी ने एक मुआहिदा नहीं माना है। इतने मसले होने के बावजूद क्यों पीपल्स पार्टी के साथ है इस वक्त एमक्यूएम, और अभी तक उनका हिस्सा है, हुकूमत में भी उनके साथ है? देखें, ये तो एमक्यूएम की रिवायत जरिए आप हिस्ट्री उठा के देख लें, थोड़ी तारीख उठा के देख लें कि एमक्यूएम डिलीवर कर नहीं सकती है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो वो रोना रोते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारी बात नहीं मानी जा रही है। तो तुम्हें जब एहलियत ही नहीं है ये, तो फिर क्यों अवाम से आप वोट लेते हैं? असल अवाम आपको वोट देकर जब असेंबली में भेजती है तो फिर अवाम ये नहीं सुनेगी कि हमारी कोई मानता नहीं है या हमारे कोई इख्तियारात नहीं है। अवाम ने आपको वोट देकर, आपको मैंडेट देकर आपको असेंबली में इसलिए भेजा कि आप उनके मसाइल हल करें, बहाने ना बनाएं। आप जब आपके पास इतने इख्तियारात थे, जब आपके पास आपकी इतनी ज़रूरत थी इन हुकूमतों को, तो फिर आपने बैठकर उनसे बात करनी थी ना। पहले ही आपको मसाइल हल करवाने थे, आपने मसाइल हल ही नहीं करवाए। हमेशा वो आपको लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, आप उनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं। उसके बाद आप आवाम को आप वो बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया, मासूम बनने की कोशिश करते हैं। तो एमक्यूएम भी इसमें शरीक है। इन्होंने मिलकर ही कराची का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो सिंध के शहरी इलाके हों, चाहे वो सिंध के दही इलाके हों। भाई लाड़काना में अगर चलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम कहते हैं कि कराची हैदराबाद को इन्होंने खंडर बना दिया, आप लाड़काना को देखें ना, जहाँ लाड़काना भुट्टो के नाम पर ये वोट लेते रहे, दीगर शहर है सिंध के, उन शहरों को भी तो उन्होंने तबाह किया ना। तो खैर बहरहाल अब बात यह है कि अब आवाम को सोचना चाहिए
अवाम सोचे, खाली नारे के पीछे ना लगे। अल्लाह ताला ने आपको शऊर से नवाजा है, अल्लाह ताला ने अकल दी है सोचने के लिए। आप ऐसे लोगों को मुंतखब करें, खुदारा इसके कसूरवार भी अवाम है, माजरत के साथ। मैं ठीक है शबीर साहब, कहिएगा, अभी आपने कहा कि एमक्यूएम को हर दफा लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं, उनके कोई मुतालबे माने नहीं जाते। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम मुल्क में तब्दीली की अलामत बनेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, उनसे मुलाकात भी होना है। आप क्या समझते हैं ये तमाम जो मामलात के ऊपर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जा रहे हैं वजीर आजम के पास, इसमें कोई कराची के अवाम का भी कोई मसला है उसमें? क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल मसले की अगर हम बात करें वो अवाम का मसला है। इस वक्त जंग सिर्फ वहां पे मौजूद पार्टीज के अंदर चल रही है, अवाम के मसले का किसी को ख्याल नहीं है। देखिए ये तो जाते रहते हैं ना, ये तो कोई पहली मरतबा ये वज़ीर-ए-आज़म से मिलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुद शहबाज शरीफ साहब जब मुंतखब हुए थे वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद में इनके यहाँ बहादुराबाद तशरीफ लेकर आए हैं। ये खुद भी जाते रहते, बैठते रहते, लेकिन रिजल्ट नहीं रहे। असल बात ये कि जो आवाम, मैंने पहले ही कहा कि जो आवाम वोट देती है, आवाम इस उम्मीद के साथ कि नहीं ये हमारे मसीहा बनेंगे, हमारे मसाइल हल करेंगे, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं, बल्कि उनमें इजाफा हो रहा है। एक तो ये होता है ना कि चलो यार कम हो रहे हैं, बतदरीज उसमें कमी आ रही नहीं, बल्कि इन मसाइल के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो। अब देखें कि कराची हैदराबाद के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके हाथों में डिग्रियाँ हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। ये पीपल्स पार्टी डिस्क्रिमिनेशन करती है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि मेरिट की बुनियाद पर, अहलियत की बुनियाद के ऊपर सबको लोग, सबका हक है, ये पाकिस्तान सबका है, सबका राइट है, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती है। पीपल्स पार्टी इस किस्म के काम करती है। पीपल्स पार्टी ये हरबा इस्तेमाल कर कर, चाहे मैंने कहा ना कि वो इलेक्शन इंतखाबात में भी अपनी मर्जी। ठीक है शबीर साहब, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाक सरज़मीन पार्टी के वाइस चेयरमैन शबीर कायम खानी साहब मौजूद थे। कराची के मसाइल की बात की जाए तो मसाइल जूं के तू हैं, ना बिजली है ना गैस है। अगर इस मामले पर कराची के अवाम एहतजाज करे तो उस एहतजाज का भी उनको हक नहीं है, और तमाम पार्टीज अपनी जो है वो इस वक्त अपनी जंग में जारी हैं। और ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो इत्तेहादियों के मसले हैं उनको कौन हल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हर इत्तेहादी अपने अपने मसले पर नाराज है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में इत्तेहादियों के हवाले से, चूंकि इस वक्त हुकूमत को बने हुए 11 महीने भी नहीं गुजरे और इत्तेहादियों को हम देख रहे हैं कि वो नाराज नजर आ रहे हैं। इससे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनवर रज़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। रज़ा साहब कहिएगा, आप क्या समझते हैं, अभी बहुत मुख्तसर सा अरसा गुजरा है हुकूमत को आए हुए, इत्तेहादियों के ऊपर बनी हुई हुकूमत, इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, हुकूमत कैसे चलेगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इनको अपने साथ चला नहीं पा रहे, या वजह कुछ और है इत्तेहादियों के नाराज होने की? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई इत्तेहादियों पर मबनी कोई गवर्नमेंट बनती है तो इसी तरह हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम ही नहीं कि वो अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करें। ये एक बहुत बड़ा शिकवा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए। दूसरी बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो बिल्कुल किसी को, अगर पंजाबी में के मुँह नहीं लगाते तो ये बात दुरुस्त होगी। तो ये भी एक शिकवा लोगों का मौजूद है। और फिर देखिए ना, अब कब मिले हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने बजट को मंजूर करवाना है और इत्तेहादियों का साथ ज़रूरी है। अब तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन भी हुकूमत के साथ ही है तो बेजाना होगा। और अगर आप देखें कि अगर आप किसी को इज्जत नहीं देंगे, उनको तरक्याती फंड्स नहीं देंगे, तो मुझे बताइए कि वो अपने हलकों में कैसे जाएंगे। पहले इसी इत्तेहादी जो जमातें हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वे इमरान खान के साथ कि इसलिए उन्होंने उसका साथ नहीं दिया कि वो इनको फंड्स नहीं देते थे और कुछ उनकी मजबूरियां थी। लेकिन असलम बोतानी ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि उन्हें इज्जत माजी में ज़रूर मिलती थी लेकिन फ़ंड्स नहीं मिलते थे, और अब उन्हें फ़ंड्स भी नहीं मिल रहे और इज्जत भी नहीं मिल रही। तो कम अज़ कम आपके जो साथ हैं 2 वोटों पर कायम हुकूमत को ये सोचना चाहिए, उनके वज़रा को सोचना चाहिए, उन्हें अपने रवैये में लचक लानी चाहिए, उन्हें कम अज़ कम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, उनके साथ मुशावरत बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो यकीनन इसका रवैया यही निकलेगा और मुमकिन है इससे सख्त भी हो। लेकिन हमने देखा है कि आसिफ अली जरदारी की मोहब्बत का जिक्र किया गया पार्लियामेंट में। असलम बोतानी ने यह कहा कि हम आसिफ अली जरदारी की वजह से इस हुकूमत में मौजूद हैं। इसी तरह खालिद मगजी साहब जो हैं, वो बाप पार्टी को जो हेड करते हैं, वो भी आसिफ अली जरदारी की वजह से इस हुकूमत में मौजूद हैं। और अब तो अगर आप देखें तो JUI के लोग भी हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं।
हुकूमत को उनको साथ लेकर चलना होगा। वन मैन शो नहीं है, आपको खुद से फैसले नहीं करने। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं, ये उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है और इत्तेहादी इज्जत के साथ साथ जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं अपने उन्होंने हलकों में जाना है। अब जो बदनामी का तोक उनके गले में लटका हुआ है, उन्होंने उसको भी किसी ना किसी हद तक दूर करना है। अमीर साहब क्या समझते हैं, खासकर अगर MQM की बात की जाए या बाप पार्टी की बात की जाए, तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि इनको हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया था और उन्होंने हेल्प आउट किया था मुस्लिम लीग नून को। अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, शायद पीपल्स पार्टी जानकर इनको तंग कर रही है ताकि इस मुस्लिम लीग नून को तंग किया जाए। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं या ये तासुर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रूर फैलाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो कमज़ोर विकेट पर यह हुकूमत खड़ी हुई है कि वो उसको मज़ीद कमज़ोर करें। हाँ, जो मैंने पहले जो जिक्र किया कि इनके जो रवैये हैं, इनके रवैयों की वजह से लोग इनसे नाला हैं। देखिए, अगर आसिफ अली जरदारी इस तरह हुकूमत को कमज़ोर करेंगे या उनकी वजह से उनके जो अलाइज हैं वो शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के वज़रा को तंग करेंगे, तो देखिए इसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होगा। और वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी ये नहीं चाहते कि किसी उनकी गलती या उनके इत्तेहादियों की गलती की वजह से जो फ़ायदा है वो इमरान खान को पहुँचे। देखिए, आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत को कायम करने के लिए बहुत तगदो की है, बहुत मेहनत की है। बड़ी उन्होंने सियासी लोगों के साथ घर में गए, उनके घरों में जाकर उन्होंने मनाया है। तो ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी हुकूमत के जो पाँव हैं वो काटें। मैं आपको बताऊं कि रवैयों का मैंने तज़किरा किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी रविश तब्दील ना की तो ये जो इख्तलाफात हैं, जो छोटी छोटी रंजिशें हैं, ये बढ़ती बढ़ जाएंगी और ये इसका जो प्रॉब्लम है वो इसी हुकूमत को होगा। मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी ऐसा चाहेंगे। ये तो सिर्फ तासुर दिया जा रहा है ताकि इस तासुर से जो पॉलिटिकल गेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करे। देखिए, सियासत में ऐसा होता है कि आपने एक दूसरे को लड़ाना भी है और जो सियासी जमातें हैं उनमें आपने इख्तलाफ भी पैदा करना है। तो ये इख्तलाफ पैदा करने की एक कड़ी है। डेफिनेटली सियासत में ऐसा होता है कि आपको वक्त पर फैसला करना होता है और आपको अपने जो अपोजिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात मैं आपको सख्त बात कहने लगा हूँ कि थूक कर चाटना भी पड़ता है। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन से अब कैसे निकलना है ये शहबाज शरीफ साहब जानते हैं और उन्होंने, मुझे लगता है कि अब खासा उन्हें समझ भी आ गया, चूँकि आपको याद है कि उन्होंने कल एलाइज को पार्टीज़ को एक इशारा भी दिया था और वो इसी वजह से था कि आप तमाम लोग जो बजट है उसको मंजूर करवाएं और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनवाएं। वहाँ पर उन्होंने गिले शिकवे भी लोगों के सुने। आज भी बाप पार्टी के सरबराह खालिद मकसी की और असलम बोतानी की उनसे मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी पेश किए हैं। आप समझते हैं कि इन दोनों रहनुमाओं के अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो चुके हैं, अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं? देखिए, जब इत्तेहादी वज़ीर आज़म से मिलते हैं तो आधे उनके मसाइल तो उसी वक्त हल हो जाते हैं। इंतज़ामी मामला जो है, उनको जो फ़ंड्स का मामला है वो भी उन्हें मिल रहा है और फिर आसिफ अली जरदारी ने भी इंटरवीन किया है और असलम बोतानी से उनकी भी टेलीफोन पर बात हुई है, उन्होंने भी उन्हें समझाया है। इसी वजह से आज उनकी मुलाकात भी जो है शहबाज शरीफ साहब से हुई है। और खालिद मकसी साहब का भी अगर आप देखें, आज उन्होंने एक अपने लेटर हेड पर एक ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से जो हाई कोर्ट के जो 2 जस्टिस रिटायर्ड हैं उनका जिक्र भी किया है कि बाप पार्टी की जानिब से ये 2 नाम हैं जो आप कंसिडर करें। और अगर आप देखें तो राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। कोशिशें यही की जा रही हैं कि मिलजुल कर फैसले किए जाए और हुकूमत के हक़ में ये बेहतर है कि वो अपने एलाइज को साथ रखे और उनकी मुशावरत के साथ ही फैसले करे। अगर उन्हें अलग से फैसले किए तो ये फैसले उनके लिए नुकसानदेह होंगे और ये हुकूमत फिर ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। और यही कोशिशें जो हैं वो तरीके इंसाफ की जानिब से भी की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो बढ़े। लेकिन इसी के साथ साथ अनवर रज़ा साहब, अगर हम JUI की बात करें, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से, चूँकि रुबा केस में जो वफाकी शरई अदालत का जो फैसला था उसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में नून लीग की तरफ से, तो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी वफाकी जो वज़ीर असद महमूद साहब उन्होंने काफ़ी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आप क्या समझते हैं अब इस मामले को मुस्लिम नून कैसे देख रही होगी? क्योंकि अगर ये मामला हल ना किया गया तो ये भी एक इत्तेहादी जमात है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ है, तो यहाँ से भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। और वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ की वजाहत दें, हुकूमत से उन्होंने वजाहत मांगी है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर आपको उनको फैसलों में भी शामिल करना होगा। और इस पर मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात का बड़ा कंसर्न है, इसीलिए आज उनके साहबजादे मौलाना असद ने भी अपना कंसर्न शो किया है। और वो इसी वजह से शो किया है कि उन्हें पता है कि हम सूद के ख़िलाफ़ हैं और उनकी जमात का ये एक मंशूर में भी शामिल है। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून जब अपील में गई है तो डेफिनेटली यही रद्द अमल आना था। शायद इससे
सख्त रद्दमल भी होता, लेकिन चूंकि मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक हैं और वो भांप रहे हैं सियासी माहौल को भी, इसलिए उन्होंने, अभी मैं बताऊं आपको कि शायद ये उनका नर्म रवैया था कि मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून को अगर अपील में जाना था तो कम अज़ कम उन्हें JUI को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि ये जो इख्तलाफात हैं ये जन्म ना लें। इसी तरह अगर हमारी हम बात करें, सिंध में भी आपने देखा जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उस पर भी JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुलकर तीनों जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसका इजहार भी किया है। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इनको एड्रेस किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आसिफ अली जरदारी ने, मौलाना फजल रहमान ने और MQM की क़यादत ने। जब ये लीडरशिप अपनी अपनी जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप जब इंटरवीन करेगी, इन मामलात को मिल बैठ कर सुलझाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ देखिए, माशी मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, सियासी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, तो फिर हुकूमत कैसे परफॉर्म कर पाएगी। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने तमाम जो एलाइज हैं उनके पार्टी हेड्स को अपने साथ बिठाएं और मुशावरत के साथ मिलजुल कर फैसला करेंगे, तो ये छोटी छोटी तमाम जो मामलात और जो इश्यूज अभी आपने अनवर साहब गिनवाए हैं, ये तमाम मसले मसाइल देखकर आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मदद पूरी कर पाएगी, इत्तेहादियों को अपने साथ लेकर चल पाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब भी उधर से काफ़ी एहतजाज उन्होंने आज चुके एड्रेस भी किया, तो वो भी कह रहे हैं कि मैं दोबारा से एहतजाज की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये सब तमाम मामलात के होते हुए नून लीग के लिए इजी होगा ये हुकूमत चलाना, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना? देखिए, 2 जुलाई को इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि परेड ग्राउंड में वो लीड करेंगे और मुल्क भर में जहाँ जहाँ उनके लोग होंगे वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे। डेफिनेटली एहतजाज उनका हक है और वो प्रेशर डाल रहे हैं, और काफ़ी हद तक उनका प्रेशर पड़ भी रहा है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात की डेट अनाउंस की जाए। अगर हुकूमत और उसके एलाइज उन्होंने कोई होश के नाखून ना लिए तो उन पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ साथ अगर आप बात करें नवाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी की, ये तमाम लोग जो हैं ये कबल वक्त इंतखाबात के हामी नहीं हैं। अलबत्ता इनके साथ जो शामिल जमातें हैं, बिलखसूस मैं जिक्र करूँगा MQM का, कि उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया और उन्होंने कहा था कि हम इंतखाबी इस्लाहात के बाद जो है फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी जो इत्तला है वो ये है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो लीडर हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ये नहीं चाहते कि इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर करवाए जाएं। उनका ख्याल ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन इमरान खान जिस तरह मोमेंटम बना रहे हैं और जिस तरह प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है कि वो माशी सूरत को बेहतर करे और जो अपने एलाइज हैं उनको साथ लेकर चले। और ये जो बात कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो नाज़रीन ब्रेक का टाइम है। ठीक है, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने हमें टाइम दिया, प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आएंगे G7 ममालिक ने क्या नई स्ट्रैटेजी बनाई है, इस पे ब्रेक के बाद हमें इसे नकवी साहब भी ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। G7 ममालिक का रूस और चीन को सबक सिखाने का नया मंसूबा जो सामने आया उस पर बात करेंगे। जर्मनी में होने वाले इजलास के बाद जो आलमी सियासत है उसमें भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे का तोड़ बनाने का भी जो है वो मंसूबा तैयार किया जा रहा है, और 7 ममालिक ने $600 अरब के मंसूबे का भी ऐलान किया। और ये क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा, किस एस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट की जा रही होगी, इस पर बात करने के लिए हमें आलमी जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं उस पर महारत रखते हैं ईसा नकवी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। ईसा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ऐसा कहिएगा क्योंकि 1 बेल्ट 1 रोड की अगर हम बात करें, ये बहुत बिगेस्ट अगर हम मंसूबे की बात करें तो ये है। इसी पर G7 ममालिक भी जो है वो एक नया मंसूबा तैयार करने जा रहे हैं। जर्मनी में इजलास चल रहे हैं, इस तमाम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर, और इसके साथ साथ जो 1 बेल्ट 1 रोड का जो मंसूबा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए मारिया, ये इंडिकेशंस लास्ट ईयर आने लग गए थे जब यही G7 ममालिक जो ग्रुप ऑफ 7 है, दुनिया की 7 बड़ी और ताकतवर तरीन जमहूरियतें हैं, सबसे ताकतवर ममालिक हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन्होंने जब लास्ट ईयर मुलाकात की थी 12 जून को बरतानिया के साहिली गांव कार्बेस बे में हुई थी, उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम एक B3W इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था, ये कहते थे कि रूस और चीन, ख़ास तौर पर चीन जो है उसने इस दुनिया के जो इस दुनिया का ऑर्डर है, द वर्ल्ड ऑर्डर,
जिसको ये कहते हैं कि एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो हमने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के हम इस दुनिया को दोबारा से बेहतर बनाएंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ अपने लिए मंसूबे सामने रखे थे। और अब जर्मनी में जो इजलास हुआ है, जो जर्मनी की स्टेट है बवेरिया, वहाँ पर एक बड़ा तारीख़ी जो है वो इमारत है, रिजॉर्ट है श्लोस अल्माउ, वहाँ पर ये बैठे हुए थे G7 के रहनुमा। इन्होंने अब बाकायदा उस मंसूबे का ऐलान कर दिया है। 2 से 3 बेसिकली फोकस इस इजलास का, जो G7 का इस साल का इजलास है, वो रूस था, रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से। लेकिन चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 बाय 1 दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। चाइना के हवाले से मारिया इन्होंने ये किया कि $600 अरब 2027 तक ये फ़ैसला किया है कि अमेरिका और उसके जो करीबी ये मज़ीद 6 इत्तेहादी ममालिक हैं, ये मिलकर $600 अरब लगाएंगे। और $600 अरब कहाँ लगाया जाएगा? उन ममालिक में जहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस मौजूद है, वो ममालिक जो चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ उसकी शराकत दारी में मंसूबे बना रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ रोड्स की एक्सपेंशन के, नई रोड्स के मंसूबे, रेलवे ट्रैक्स की अपडेट के मंसूबे, इसी तरीके से बंदरगाहें, बंदरगाहों पर टर्मिनल्स बनाने के मंसूबे हैं। और बाकायदा एक टारगेटेड फाइनेंसिंग की जाएगी इसी किस्म के मंसूबों में और उन ममालिक में जो चीन के ज़ेर असर हैं। अब इसका बेसिकली जो एंड गोल जिसको अचीव करना चाहते हैं, व्हाइट हाउस ने इसकी डिटेल्स जारी कर दी हैं, सदर जो बाइडन ने इसके हवाले से ट्वीट किया है, एंटनी ब्लिंकन ने इसके हवाले से लबकुशाई की है। वो जो बात कर रहे हैं कि हम चीन का जो असर है वो ख़त्म करेंगे मुख्तलिफ ममालिक पर। अच्छा, ये तो एक आस्पेक्ट है इसका, लेकिन जब आप इसको ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। CPEC को पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे जो है वो इस मामले पर कम अज़ कम जो है वो मुत्तफ़िक हैं। उनका कंसेंसस है कि ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इस खित्ते की तकदीर बदलेगा। पाकिस्तान जो है उसमें एक मुआशी इनकलाब आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन इसको करार देते हैं। जो CPEC का मंसूबा है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मुआशी मुस्तकबिल जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब G7 ममालिक दुनिया में BRI को फेल करने के लिए, नाकाम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो लामहला इसका हदफ CPEC भी होगा। चाहे वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त इस हवाले से कुछ ना करें, लेकिन दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं, जब उनके साथ वो डील कर रहे होंगे, वहाँ पर पैसा लगा रहे होंगे, बंदरगाहों में उनके टर्मिनल्स को अपग्रेड करने के लिए, उनकी रोड्स के मंसूबे में, तो उनसे मुतालबा यही होगा कि BRI का हिस्सा ना बना जाए, BRI के रूट को इस्तेमाल ना किया जाए। तो लामहला 10 से 15 साल अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो आप सोचिए कि जिस वक्त CPEC ने अप एंड फंक्शनल होना है और हम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पाकिस्तान के हमें ये फ़वाइद मिलेंगे, अगर उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, ये मंसूबा फ्लॉप होगा, तो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल जाहिर है इस वजह से इस सारे मामले से खतरे में है। जो बातें की हैं, कहीं ना कहीं पहले ये लग रहा था कि ये G7 ममालिक का टारगेट जो है वो रूस और चीन है, बट जो आप तमाम जो भी आपने गुफ्तगू की उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जहां पर 1 बेल्ट 1 रोड का मेन इनिशिएटिव CPEC है, तो ये पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है। जाहिर है कि देखें, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह है, हर एक को इस बात का मालूम है, इल्म है इसका। हमारे यहाँ जाहिर है कि एक सोच पाई जाती है कि आप अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ले सकते। जाहिर है कि कुछ ने कहा कि आप टक्कर लें, आप अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर नहीं आ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं अमेरिका के, कुछ लोग कहते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है कि आपने अपनी जो सफारतकारी है उसके ज़रिए किस तरीके से सारे मामले से बाहर निकलना है, आपने किस तरीके से ये मेक श्योर करना है, आपने किस तरीके से ये मेक श्योर करना है। आपका मुस्तकबिल जब चीन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है आप उस नहज पर जा चुके हैं चीन के साथ, जहाँ से विच इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, आप इससे निकल नहीं सकते। और फिर जो दूसरी तरफ G7 ममालिक का फोकस था वो था रूस। अब रूस के हवाले से जो डिसीजंस लिए गए हैं, दोनों डिसीजंस को देखें तो आपको एक बात समझ आती है कि इससे पहले जो कुछ अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और नेटो ममालिक ने रूस के खिलाफ किया कि हम उसके ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाएंगे, माजूर हो जाएगा रूस और रूस को उसके घुटनों पर ले आएंगे
हम उसकी कमर तोड़ देंगे, हम ऐसी मौशी जो पाबंदियां recent लगाएंगे। बमबारी की गई, ये भी आपको लगता है उसी का नतीजा है? देखें, वो तो क्रेमलिन की तरफ से या सदर पुतिन की तरफ से एक बड़ा अल्टीमेटम, और आप उसको समझ लें कि इनको एक वार्निंग थी, इंतबाह था कि आप बैठकर हमारे खिलाफ जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं हम रोकने वाले नहीं है। कम से कम 3 हफ्तों से काम था कीव में, जो दारुल हुकूमत कीव है, वहाँ पर जो इन बॉम्बर से बमबारी की गई है, जो मिसाइल हमले किए गए हैं, इंटरेस्टिंगली उसके लिए वो यूक्रेन की सरहद से अंदर भी दाखिल नहीं हुए। वो कहा जाता है कि जो बेलारूसियन बॉर्डर है, जो बेलारूस का बॉर्डर है, वहाँ से वो हमले किए गए। और इसके हवाले से जो यूक्रेनी अफवाज हैं, उनके तर्जुमान, उन्होंने भी तस्दीक की। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, 2 चीज़ें इन्होंने की हैं। एक, रूस से जो रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई थी ऑयल के हवाले से, दीगर सैंक्शंस लगाई गई थी, उनके बैंक्स जो हैं उसमें जो एसेट्स मौजूद थे उनको फ्रीज़ कर लिया गया, उनके ओलिगार्क्स का पैसा फ्रीज़ कर लिया गया, उनकी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फर्म्स के जो हेडक्वार्टर्स या जो उनके ऑफिसेज थे, रीजनल ऑफिसेज थे, उनको रूस से निकल जाने का हुक्म दिया। इस सारे से उन्होंने अचीव ये करना था कि रूस के ऊपर ऐसी पाबंदियां लग जाएंगी कि रूस अपनी वॉर को जारी नहीं रख सकेगा यूक्रेन में। हुआ ये, इसके बिल्कुल बरक्स हुआ कि पूरी दुनिया में एक ऑयल क्राइसिस आया, और रूस जो है वो एनर्जी एक्सपोर्ट्स करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। क्रूड ऑयल की सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो रूस करता है। उसने हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देना शुरू कर दिया, उसके बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमा रहा था। अब जो इन्होंने फैसला किया वो ये कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो एनर्जी बेसिकली मार्केट जिसको रूस लीड करता है, उसके बाद दूसरी बड़ी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर की सालाना करता है सोने की। तो G7 ममालिक जो इसके बड़े ख़रीदार हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हम रूस से अब सोना परचेज नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक ये बैन, दूसरा ऑयल प्राइस कैप के हवाले से इन्होंने बात की है कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको महदूद करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो शिपमेंट करने वाली कंपनीज हैं, उनकी लिमिट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। एग्जैक्ट फार्मूला अभी 3 से 4 हफ्तों में तय होना है, लेकिन ये 2 काम होंगे। इम्पैक्ट ये आया कि जिस दिन इन्होंने ये फैसला सुनाया उस दिन $2 फी बैरल इजाफा हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में, और उसके बाद मज़ीद हो रहा है। आज जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त स्पेन के शहर मैड्रिड में यही G7 ममालिक, इनमें जापान जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन जापान को भी इनवाइट किया गया, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लिया है। मैड्रिड में नेटो का सरबराह इजलास हो रहा है, वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी। रूस के ख़िलाफ़ ये एक्शंस का ऐलान करेंगे, और इसका इम्पैक्ट, आपने आगाज़ में सवाल किया था कि पाकिस्तान पर क्या होगा। देखें, पाकिस्तान के ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आने वाला है। लास्ट जो दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग हुई थी उसमें मैंने तर्जुमान आसिम इफ्तिखार साहब से सवाल भी किया कि पाकिस्तान किस तरीके से देखता है। हमारे यहाँ जो बेसिकली जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो तो बड़े बुरे तरीके से इस सारी कॉन्फ्लिक्ट का, हालांकि हम डायरेक्ट पार्टी नहीं है पाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान कहीं से भी पार्टी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसका इम्पैक्ट जो है वो निशाना पाकिस्तान बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा कि जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है उसकी वजह से जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो एक फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, जो बहिरा अस्वद है, ब्लैक सी है, वहाँ पर मारियोपोल समेत जो यूक्रेन की बंदरगाहें हैं जहाँ से इस वक्त गंदम की मिलियंस ऑफ टन्स की तरसील मुमकिन नहीं हो रही, उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर गई, पाकिस्तान में 235 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ये इम्पैक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट पर जाने के बजाय लोगों पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो बिल्कुल मिडिल क्लास की तो कमर टूट रही है। इसके ऊपर आसिम इफ्तिखार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का पाबंदियों के हवाले से, कि जिन जाहिर है कि इन पाबंदियों की वजह से ये सारी सिचुएशन एग्रेवेट हुई है, उन्होंने कहा कि ये एग्रेवेट भी हो रही है और पाकिस्तान ये समझता है कि जो भी पाबंदियाँ लगनी हैं उसके लिए रेलिवेंट फोरम अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल जो पूरी दुनिया का एक इदारा है, सिर्फ वही उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो पाबंदियाँ लगाए। और फिर जस्ट रिवर्स द टाइम ब्रिक्स समिट हो रहा था, ब्रिक्स समिट में जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी अलग ये कहा कि ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है कि अमेरिका और उसके इत्तहादी मिलकर रूस पर ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन इसका शिकार पूरी दुनिया हो रही है। अमेरिका भी हो रहा है। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा जो नेशनल एवरेज है गैस प्राइसेस की पर गैलन, वो $5 फी बैरल से
फ़ी गैलन से तजावुज़ किया। ये नेशनल एवरेज की बात कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया समेत मुख्तलिफ स्टेट्स में इस वक्त भी जो गैस प्राइसेस हैं वो $7-8 फ़ी गैलन के ऊपर पहुँची हुई हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसका पूरी दुनिया शिकार हुई है। और चूंकि अब ईसा नई भी हुकूमत बनी है और नई हुकूमत में जो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस नई हुकूमत में आने के बाद कितनी पॉलिसीज़ में चेंज आया है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए बेहतरी आई है? देखें, बेहतरी नहीं बल्कि कन्फ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताऊं कि असल में कन्फ्यूजन ये है कि आप ये समझिए कि ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है और इसमें जितनी जमातें मौजूद हैं और उनकी जितनी आरा हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किसने चलानी है। पीपल्स पार्टी उसकी ओनरशिप लेगी, PMLN लेगी, ये किस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, कोई थॉट प्रोसेस मौजूद नहीं है। इनको खुद नहीं मालूम कि इनके पास 1 साल हुकूमत चलानी है, 1.5 साल चलानी है, 6 माह चलानी है। फॉरेन पॉलिसी एक प्रोसेस का नाम है। फॉरेन पॉलिसी एक इवेंट नहीं है कि आज हुआ। आपने एक पॉलिसी को लेकर चलना है, आपको उसकी एक तसलसल चाहिए। जिस किस्म की मैसेजिंग बिलावल जरदारी की तरफ से की गई है गुज़श्ता जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, इंडिया के हवाले से हो, चाहे चीन के हवाले से हो, चाहे अमेरिका के हवाले से हो, उसमें एक कन्फ्यूजन मौजूद है। आपको एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन चाहिए। ये दुनिया अब ब्लॉक पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी। आपने फैसला करना है कि आपने कहाँ जाना है। बहुत सारी कंफ्यूजन है और एक स्पेसिफिक पॉलिसी हमें अख्तियार करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी ने आज हमें टाइम दिया है। नाजरीन, टाइम चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।